स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक जिक्र है। 19 से 22 तक जिक्र है। तो 19 जो अनुच्छेद है, एक्ट 19, यह भारत के भीतर इस प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो भारतीयों की मांग थी या सरकार जो प्रतिबंधित हमें कर रही थी, भारतीयों को कर रही थी, उससे जुड़ी हुई भी यह उपज है। अब इस चीज को थोड़ा देखना है। मूल संविधान में यह 7 प्रकार का यह स्वतंत्रता था हमें, लेकिन वर्तमान में 6 ही है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई की सरकार ने 19(6) को रद्द कर दिया है। इसमें था संपत्ति की अर्जन और व्यय की स्वतंत्रता। तो यह अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार है, उसी समय इस अनुच्छेद को भी यहां पर से हटाया गया, तो निरस्त हो चुकी है। तो वर्तमान में इसके 6 अधिकार हैं। पहला बात देखिए कि इसके भीतर 19(1) यह सबसे पहले कहता है कि भाषण, विचार, अभिव्यक्ति, यह सीक्वेंस है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह हमें स्वतंत्रता दिया है। हम इस आजाद देश के भीतर रहते हैं, तो यह हमें अधिकार है। ये 3 विषय वस्तु का हमें उचित भाषण देने का अधिकार है। अनुचित भाषण देने का अधिकार नहीं है, सरकार उसे प्रतिबंधित कर सकती है। उचित भाषण, जिस भाषण से दूसरा व्यक्ति को लाभ मिले, देश और समाज की कल्याण हो, ये कल्याणकारी भाषण हो। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि इस भाषण की मर्यादा को समझ ले तो काफी गंभीर आदमी हो जाते हैं, उसकी एनर्जी सकारात्मक दिशा में जा सकता है। यदि बहुत आदमी बहुत कुछ बोल रहा है, जिसको कहते हैं कि बाचाल है कोई, वह नकारात्मक एनर्जी उसके साथ प्रभावकारी भूमिका निभाती है। एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है कम बोलना, क्योंकि कम बोलना भी बहुत बड़ा उत्तर होता है। कहीं कुछ ऐसी बात बोलने से कि कोई भी व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार प्रभावित हो जाए, ये अधिकार हम आपको में से किसी को नहीं है। इसीलिए उचित भाषण देना है जो राष्ट्र, समाज, व्यक्ति सबको कल्याण करे। इन सारे अधिकारों के पीछे एक संस्कृत का शब्द आता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी आदमी इससे सुख का भागी बने, ऐसी भाषण देना है। तो स्वाभाविक है आपकी जो आवाज है उसमें मृदुता रहनी चाहिए, शालीनता रहनी चाहिए, ये गंभीरता से स्पष्ट होता है। अब यदि किसी की आवाज में इतनी खनक है कि जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाता है, तो फिर इस भाषण को सुनने से क्या फायदा। जो मुझे विचलित कर रहा है, जो मुझे शारीरिक कष्ट या यातना देता है, ऐसी भाषण नहीं। राष्ट्रहित और समाजहित, व्यक्तिहित से भाषण हो। विचार ऐसा होना चाहिए, संवैधानिक विचार हो, कुशल मार्ग रास्ता को अपना सके। अभिव्यक्ति, ये बोलने की आजादी हमें है। मुझे अंत में हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई चले तो अंत में हमें भी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। उचित बात किसी को कहना चाहिए। ऐसी भाषण, ऐसे विचार को प्रेस की स्वतंत्रता के द्वारा भी अधिकार हमें दिया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में जिक्र नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन सवाल है कि प्रेस की स्वतंत्रता क्यों दी गई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। प्रेस की स्वतंत्रता इस रूप में है कि एक बेहतर जनता की विचार अभिव्यक्ति को आप देश के एक कोना से दूसरे कोने तक ले जा सकते हैं। मल्टीमीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों ही मीडिया को अभिव्यक्ति करने का अधिकार है।
या रिपोर्ट दिखाने का अधिकार बनता है। लेकिन वो गलत विचार अभिव्यक्ति करके राष्ट्र प्रभावित हो जाए, ऐसे व्यक्ति के विचार को प्रकाशित कर रहा है जिससे राष्ट्र का जीवन खतरे में है, प्रतिबंधित कर सकते हैं। गलत सूचना इंफॉर्मेशन देंगे तो प्रेस पर सेंसर भी लगाया जा सकता है, आपकी स्वतंत्रता को खत्म कर सकता है, सेंसर लगाया जा सकता है। मोदी सरकार ने भी एनडीटीवी पर लगाया था, जो कि उन्होंने कुछ ऐसे गोपनीय चीज को उन्होंने उजागर कर दिया था जो नहीं करना चाहिए था, राष्ट्र प्रभावित कर रहा था, तो 24 घंटे के लिए सेंसर लगा था इसके ऊपर। दूसरा, इंदिरा गांधी की सरकार ने समाचार पत्रों पर इमरजेंसी में भी सेंसर लगा दिया था, ब्रिटिश सरकार भी सेंसर लगाती रही। तो ब्रिटिश सरकार तो इसलिए लगाती थी कि हम लोग जो अधिकार की मांग कर रहे थे उसको कुचल रहा था कि प्रेस मीडिया या चेतना को ना फैलाए, जिससे और भी सरकार के विरुद्ध में आंदोलन चल सके, उसको रोकना था। लेकिन अब ये देश आजाद है, इस आजाद मुल्क के भीतर में यह चीज मुझे अधिकार दिया गया है, इसकी दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए, यह आर्टिकल 19 का 1 कहता है। फिर 19(2) यह कहता है कि आप निशस्त्र होकर आप सभा कर सकते हैं। आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाकर आप निशस्त्र, कोई लैस हथियार नहीं होना चाहिए, ऐसे सभा करने का आपका अधिकार दिया जाता है। यदि शस्त्र के साथ जाते हैं तो सभा में रोका जा सकता है, तो सभा को विस्तृत करने का आदेश दिया जा सकता है। तो अब यह सभा संगठन से, सभा से क्या हो जाता है, आपकी जो विचार अभिव्यक्ति है इसे जनमानस को सीखने और समझने की कार्य करती है। इसलिए ऐसे सभा करने का अधिकार है कि आप सार्वजनिक स्थलों पर आप जाकर के यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है किस स्थल पर नहीं, किसी व्यक्ति का निजी स्थल है, निजी घर है, उस पर आप भाषण नहीं दे सकते हैं, यह अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, वो आपको रोक सकता है, यह निशस्त्र होकर कर सकते हैं। अब एक चीज और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भाषण विचार अभिव्यक्ति के बारे में एक चीज आप व्याख्या कर लीजिए। इसमें उन्होंने कहा है कि हमें स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में 12 अक्टूबर 2005 को यह आपका एक ऐसा अधिकार आपको दिया गया था जो स्वतंत्रता के अधिकार का रूप में अंतः स्थापित करता था, जिसमें सूचना का अधिकार दिया गया। यह सूचना का अधिकार 19(1) के तहत ही है। सूचना का अधिकार मनमोहन सरकार के रीजन में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के रीजन में यह चीज दिया गया, सूचना का अधिकार ये मुझे मिला है। फिर हम यह भी एक बात है, नवीन जिंदल के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप प्रत्येक दिन झंडोत्तोलन अपनी कार्यालय और घर पर फहरा सकते हैं। तो झंडोत्तोलन करने का अधिकार हमें यहाँ पर दिया गया है कि नवीन जिंदल के प्रकरण में। तो ये विचार ऐसा होना चाहिए जिससे राष्ट्रवाद को जोड़ सके। इसके भीतर एक बात और भी क्लियर रहना चाहिए, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इससे पूरी जनमानस को इसमें सपोर्ट करना है, यह विचार होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र की प्रधानता विशेष रूप से दी जाती है जो व्यक्तिगत प्रधानता से बड़ी प्रधानता आपके राष्ट्र की होती है। अब चलिए, निशस्त्र होकर सभा करना, सार्वजनिक स्थलों पर सभा करने का आपको अधिकार दी जाती है। तीसरा नंबर कहता है कि संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता हमें दिया गया है। अब इस प्रकार का संघ संगठन बनाए जो देश हित, समाज हित को जोड़ सके। लेकिन देश को तोड़ने वाला, देश के विरुद्ध में कुछ कार्य करना, यह हमारा संगठन नहीं काम कर सकता है। ऐसे संगठन से सरकार प्रतिबंधित करती है। अब 4 कहता है, भारत के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। आप किसी भाग में आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन किसी भाग में आपको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है यदि वह क्षेत्र असुरक्षित हो जाए। तो ऐसे स्थिति में आपको वहां पर रोका जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति संक्रामक रोग से ग्रसित है तो आपको रोका जा सकता है। संक्रामक रोग जैसे कोविड के टाइम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करने पर प्रतिबंधित कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कौशल्या बनाम उत्तर प्रदेश के मामला में इस प्रकार का जजमेंट दिया और निर्णय दिया, जिसमें कहा कि कौशल्या एक वैश्या थी, वो संक्रमित HIV का संक्रमण से ग्रसित थी, उन्हें रोका गया। तो कौशल्या ने सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा को खटखटाया था कि आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार हमें है, तो हमें रोका क्यों जा रहा है। इस पर ने कहा कि आपको ऐसे संक्रमित व्यक्ति को जाने आने का अधिकार नहीं है। अब 19(5) कहता है, एक्ट 19 का 5 यह कहता है, भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, यानी आप निवास कर सकते हैं। यह निवास आप अस्थायी रूप से कर सकते हैं, यह निवास आप अस्थायी रूप से कर सकते हैं, तो दोनों ही रूप में ये निवास स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ कर सकते हैं निवास अस्थायी अस्थायी? यह भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी आपको इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि आप निवास कर सकते हैं। 19 का एक्ट का 6 रद्द हो चुका है, तो 19(7) कहता है कि आपको जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता दिया गया है। जीविका चलाने के लिए आजीविका चलाने के लिए आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें आप आत्मनिर्भर हो सकें, देश के GDP में आपके द्वारा भी योगदान होना चाहिए। व्यक्तिगत आय से ही राष्ट्रीय आय की वृद्धि होती है, यह भी एक देश की सेवा है। यदि हम देश पर डिपेंड होकर के खाना खा रहे हैं तो यह एक आधार सही नहीं है। इसी पर कुछ आदमी का यह भी कहना था कि कोविड के समय सरकार ने जब 5 kg अनाज 80 करोड़ जनता को देने का वादा किया, जो अभी तक चल भी रही है, कहता है इससे लोग आलसी भी हो सकते हैं। तो तर्क भी सही है। इसलिए हम युवा हैं और युवा ही देश का निर्माता होता है। यहाँ पर एक संसाधनों से जोड़ना है, लेकिन ऐसे संसाधन जिसका दुरुपयोग होने से, इसका प्रयोग होने से यदि राष्ट्र जीवन प्रभावित होगा तो जीविकोपार्जन के दायरे में नहीं आएगा। लखनलाल बनाम उड़ीसा राज्य के मामला में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि नशीली पदार्थ तस्करी, मानव अंगों की तस्करी, ये जीविकोपार्जन के दायरे में नहीं आता है। चरस, हीरोइन, गांजा, ये जीविकोपार्जन के दायरे में नहीं आता है, इसे प्रतिबंधित किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले ही जीविकोपार्जन को परिभाषित कर दिया गया है, तो आप हमको करने का अधिकार इस प्रकार का नहीं है। अब ये 19 हो जाने के बाद एक्ट 20 कहता है, एक्ट 20 यह कहता है कि प्रचलित कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। एक चीज और थोड़ा सा हम यहाँ पर एक पीटी के दृष्टिकोण से भी एक चीज आप यहाँ समझ लीजिए कि इस चीज की सीक्वेंस आप आर्टिकल में कभी कभी आप ऊपर नीचे करने लगते हैं, तो ऊपर नीचा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी देखिए एक्ट 19 का सब आर्टिकल 1 यह कहता है कि मैंने यहाँ लिखा था, भाषण, विचार, अभिव्यक्ति, ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता आ गया जो आपको व्यक्ति विशेष को अधिकार दिया। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पर्यायची है। 19(2) अब क्या है कि भाषण जो देगा तो कहाँ देगा? अब इसको देखिए, सब निशस्त्र होकर आप सभा कर सकते हैं। सभा स्थल पर जाइए, जो सार्वजनिक स्थल है वो सभा पर दे दीजिए। अब सभा पर आ जाइएगा, तो इस सभा से जो निर्णय आएगा एक संवैधानिक निर्णय आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप संघ बना सकते हैं या संगठन का निर्माण कर सकते हैं, ये बनाने का अधिकार है। तो विचार अभिव्यक्ति सभा में कन्वर्ट हो गई, सभा संघ संगठन बनाने की बात आ गई। अब इस प्रकार से संघ संगठन बन गया। तो अब आप बहुत सारे अनुभव को ग्रहण करिए कि भारत में किसी भी क्षेत्र में निर्बाध भ्रमण, तो अब आप ये निर्बाध भ्रमण करने का अधिकार आपको मिल जाता है, घूमने का अधिकार मिल जाता है। जो जहां अच्छा लगे राज्य क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। 6 रद्द है तो 7 आ जाता है, और 7 में जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये आजीविका की व्यवस्था आ गई। इसी को यदि हम पहला शब्द से जोड़ लें तो नी, संग, नी,
निजी व्यक्ति का यह निजी अधिकार भी है। यह भाषण, नि से निशस्त्र, संघ से संघ सभा, नि से निर्बाध भ्रमण, फिर नि से निवास, जीविकोपार्जन। भानि सन्नि निजी, भानि सन्नि निजी। अब जिस प्रकार से कोटेशन का एडजस्टमेंट कर सकें, ये 1 2 3 4 5 7 तक ये स्थान पूरा होना चाहिए। अब आइए, एक्ट 20 कहता है कि आप जीविकोपार्जन के बाद प्रचलित कानून का, एक्ट 20 कहता है प्रचलित कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इसी को कहा जाता है दोहरी दंड निषेध। यह शब्द आता है कि दोहरी दंड, एक जुर्म में जो सजा मुकर्रर की गई, उस सजा को भुगतने के बाद वही उसी मामला को लेकर दोबारा सजा नहीं होना चाहिए, इसको दोहरी दंड कहा जाएगा। दोबारा सजा नहीं होना चाहिए, एक बार सजा। हाँ, इसी प्रकार का अपराध फिर आप दोबारा कर लेते हैं तो दूसरी अपराध हो जाएगी, तो दोहरी दंड निषेध है। किसी व्यक्ति को सजा कबूल करने के लिए भी इतनी दबाव नहीं दिया जा सकता है, ये भी इस मामले के दायरे में आ जाएगा। एक्ट 21 एक लंबी अनुच्छेद है जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। यह संविधान सभा ने इतना ही बात को लिखा था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। लेकिन इस अनुच्छेद के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का मानना है यह लंबे समय तक व्याख्या का आधार बनेगी। प्राण शब्द को परिभाषित करते सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बताया, और जीवन को परिभाषित करते हुए अभी भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले की व्याख्या में जुटी हुई है। इसमें शिक्षा का अधिकार को भी वाजपेयी सरकार ने जोड़ दिया 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत, तो शिक्षा भी आ गया। शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को जीवन दे सके। ज्ञान का दीपक पूरे हिंदुस्तान के व्यक्तियों में जगा देना है। ये ऐसा शिक्षा हो, राष्ट्रवादी शिक्षा हो, सामाजिक शिक्षा हो, ये ऐसे आचरण से नैतिकता को जोड़ने वाली शिक्षा हो। उसके बाद दिया कि प्राइवेसी का अधिकार है, हमें प्राइवेसी रखने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति रूम के अंदर कुछ काम कर रहा है तो समाज में कोई अपराध उस समय नहीं कर रहा है। निजी निर्णय लेने का अधिकार है। लाइलाज से ग्रसित लोगों को, लाइलाज से ग्रसित व्यक्ति, यदि ऐसी किसी रोग से ग्रसित हो चुका है कोई व्यक्ति जिसको लाइलाज कहते हैं, 20 वर्ष का अनुभवी डॉक्टर यह कहता है कि यह व्यक्ति रोगी है, यह अब नहीं बच सकता है, तो उसके लिए डीएम क्लास 1 मजिस्ट्रेट के शपथ पत्र के बाद डीएम के आदेशानुसार वह सुख मृत्यु को प्राप्त भी कर सकता है। इस पर हम विशेष रूप से एक क्लास चलेगी, उसमें जीवन का अधिकार कैसे भारतीय संविधान में श्रेष्ठ अधिकार को रखती है, तो उस न्यायालय ने कैसे कैसे परिभाषित किया है। पर्यावरण मुक्त व्यवस्था बनाए रखी, ये जीवन है, तो जीवन की एक गरिमा है, इस गरिमा के अनुसार जीवन जीने के अधिकार की बात को रखा गया। इस प्रकार से यह 8 नंबर के क्वेश्चन को ऐसे काट लीजिएगा। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए पूरे अधिकारों का वर्णन करने का, तो बड़े ही कॉन्सेप्चुअल बातों को रखने का कार्य करिए कि उस शब्द की जो मर्यादा है संविधान के भीतर, उस मर्यादा के अनुसार आप चल पाएं। यह व्यवस्था यदि कायम हो जाता है तो अच्छे नंबर भी मिलेंगे।